नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करने जा रहे हैं डेनमार्क की। क्या यूरोप अब धार्मिक अभिव्यक्ति पर नई रेखाएं खींच रहा है? क्या डेनमार्क की सड़कों पर अजान की आवाज को रोकने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ शोर नियंत्रण का मुद्दा नहीं, या फिर यूरोप में पहचान, संस्कृति और इमिग्रेशन को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है? सवाल इसलिए दरअसल क्योंकि डेनमार्क की सरकार एक बार फिर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर कानूनी रोक की संभावना तलाश रही है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बॉट्सकॉफ का कहना है कि डेनमार्क में अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये सीधा प्रहार उस बढ़ती इस्लामीकरण पर है जो धीरे धीरे यूरोप की मूल संस्कृति को निगलने की कोशिश कर रहा है। अपने इस बयान के पीछे की वजह बताते हुए मंत्री ने कहा कि किसी को भी डेनमार्क की सड़कों पर चलते हुए ये शक नहीं होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद के किसी इलाके में घूम रहा है। सवाल ये कि क्या लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ इबादत है या वर्चस्व दिखाने का जरिया? सवाल ये भी कि डेनमार्क जैसे शांत और विकसित देश में अजान पर बैन लगाने की नौबत क्यों आन पड़ी? सवाल ये भी कि लाउड स्पीकर से अजान बैन को इस्लामोफोबिया का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या किसी देश को खुद को कट्टरपंथ का गढ़ बनने से रोकना गलत है या हक की बात नहीं है? और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला कितना गंभीर हो जाता है। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है, डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, डेनमार्क में ये अजान के ऊपर जो महासंग्राम छिड़ गया, एक तरह से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, वहां पर कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि इस्लामोफोबिया इस तरीके से चरम पर पहुंच जाए कि तस्वीर और वहां की तकदीर इसमें इस्लाम का मिश्रण आ जाए। जी हाँ, हो ये रहा है कि यूरोप के देशों में हमेशा से ही मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी रही है। दोनों अगर हम देखें, जो अरब मुल्क हैं, तुर्की तक अगर चले जाएं, और तुर्की के आगे यूरोप के काफ़ी ऐसे देश हैं जहां पर कि मुस्लिम धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में, कुछ देशों में 20%, सैकड़ों साल से, ये अब की रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है, सैकड़ों साल से। तो यूरोप के सभी देशों में जो मुस्लिम अनुयायी हैं उनको वही अधिकार दिए गए हैं जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिए गए हैं। अब वहाँ पे जो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने हजारों साल से, सैकड़ों साल से मुस्लिम्स को अपने बराबर के धार्मिक अधिकार दिए गए। तो सभी जगह पर नियम यही हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक कि वह उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गलत ना हो। तो इस्लामोफोबिक धारणाएं कभी कभी किसी किसी यूरोपियन देश में आ जाती है जब वहां पर एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं वो सत्ता में आ जाते हैं। अब डेनमार्क की बात हो रही थी, वहाँ शुरुआती दौर से, सैकड़ों साल से ही मुस्लिमों की आबादी 1%, 2% रही है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुस्लिमों की तादादी 3-4% हो गई। और तो उसके बाद तो ये सवाल उठेगा, जैसे कि आपने कहा कि ये इस्लामीकरण सीधे सीधे यूरोप के ऊपर इतना क्यों ज़्यादा इफेक्टिव बताया जा रहा है? क्यों वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रतिबंध का जो रेट है ये बढ़ता जा रहा है? कहीं पर बुर्का बैन, कहीं पर अजान पर पाबंदी, कहीं पर सार्वजनिक तौर पर इबादत के लिए भी कई नियम और कायदे बताए गए हों। हमारे साथ राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है। राम सर, ये यूरोप में इस्लाम पर सख्ती, वहाँ पर पाबंदी, वहाँ पर प्रतिबंध, ये बैन का सिलसिला क्या दिखाता है? क्या खाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ इफेक्ट है, या सिर्फ और सिर्फ यूरोप का ये कंसर्न है कि इस्लामीकरण नहीं होना चाहिए? का इफेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो ये है, जो मुस्लिम कंट्रीज से गरीब और अनपढ़ विस्थापित वहाँ भारी संख्या में पहुंच गए हैं, उनकी अशिक्षा के कारण और मुल्ला मौलवियों के जो बहकावे के कारण वो धार्मिक कट्टरता उनमें ज़्यादा आ गई है। उनमें अशिक्षा बहुत है और गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं,
और समूह बनकर रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम इकट्ठे होकर रहेंगे तो सुरक्षित हैं। डेनमार्क में भी उन्होंने जो बस्ती बना ली है डाउनटाउन में, वो अपने आप में किसी पाकिस्तानी कस्बे से ज़्यादा नहीं है। वही गंदगी, वही वहाँ के सब कुछ हिसाब किताब हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अजान का जो इतिहास है वो 622वीं ईस्वी में 1 हिजरी से प्रारंभ हुआ था, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना पहुंचे थे। उस समय अब्दुल्ला बिन जैन नाम के उनके जो फॉलोअर थे, उनको सपना आया था कि फरिश्ते ने उनको अजान के वाक़े दिए थे, अल्लाह अकबर से शुरू होते हैं, और हजरत बिलाल ने इसको पैगंबर साहब ने कहा कि इनकी आवाज़ बहुत साफ है और तेज है, तो इनसे ये फरिश्ते ने जो कहा है वो इनको सिखाओ, और उसको अजान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 1930 के पहले कभी भी किसी भी जगह लाउड स्पीकर का सवाल ही नहीं था, उस समय ईजाद ही नहीं हुआ था। और तब जो है मीनार के ऊपर चढ़कर मौलवी अजान पढ़ा करते थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। यूरोप में अभी क्यों? और 1938 में सबसे पहले सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में लाउड स्पीकर उपयोग किया गया। आज की तारीख में लाउड स्पीकर लगभग पूरे मुस्लिम देश में चालू है, लेकिन इससे जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों के यातायात में व्यवधान हो रहा है, उसके कारण अधिकांश यूरोपियन देश, अमेरिकन और दूसरे सभी मुल्कों में इस पर बैन लगती जा रही है। यहाँ तक कि अरबिक देश में भी इसकी जो ट्यून है वो एक म्यूजिकल ट्यून है, उसको जो है एक तरह से नॉइज के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन नॉइज लेवल हमेशा कम रखा जाता है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा जरूर है, लेकिन से एक प्रश्न मेरा आवश्यक नहीं है। गुप्ता सर, ये समझाइएगा कि मंत्री साहब एक ऐसा लाइन कह गए जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। डेनमार्क के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम डेनमार्क की सड़कों पर घूमे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस्लामाबाद की सड़कें हैं। इसका मतलब क्या है? जी ऋतु जी नमस्कार। और एक फैक्ट है और एक होना भी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अगर लेके चले, जब देखिए डेमोग्राफी के लिए मैं आपके साथ चैनल पे कई चैनल पे मैं बोल चुका हूं कि अगर इंडिया को भी आने वाले भविष्य में अगर कहीं पर एक इंटीग्रेटेड कंट्री रहना है 50 साल बाद, तो एक डेमोग्राफिक बेसलाइन तैयार करना पड़ेगा आपको। और मैं उस दिन ट्वीट भी लिखा था मिनिस्ट्री को, जब उन्होंने एक डेमोग्राफी के लिए कमेटी बनाई हुई है। कम से कम आप उस देश के जो बेसिक एक स्ट्रक्चर था, अगर उसको संभाल नहीं पाएंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस चीज को देखिए, अब रही बात यूरोपियन ही क्यों, देखिए हर चीज में इनिशिएटिव अमेरिकन ज्यादा लेते हैं। आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जैसे आप ताश के 4 पत्ते खेलते, कभी कभी आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आप इतने फास्ट एक्शन लेते हैं, जैसे कि देवनाथ साहब लेते रहे होंगे, क्योंकि ये पायलट है तो इनको बहुत फास्ट एक्शन लेना रहता है। लेकिन कुछ लोग पत्ते लेके बैठे रहे, कौन सा इक्का फेंकूं दुक्का फेंकूं, तो यूरोपियन हमेशा फास्ट एक्शन लेते हैं। जब हम 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन रखे कि नहीं रखे विचार कर रहे हैं, और प्लस माइनस देख रहे हैं कितना रुपया घाटा होगा कितना रुपया नहीं होगा, तब तक बहुत सारे यूरोपियन देश उसको कर चुके होंगे। और जब कर चुके होंगे तब तक हमारे यहाँ बहुत सारा लॉस हो चुका होगा। तो खासकर जो यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलियन है या फिर अमेरिकन साइड की कंट्री, ये सब एक्शन लेने में फास्ट होती हैं। और उन्होंने जब देखा कि माइग्रेशन का लेवल, खासकर इसका रूट तब तैयार हुआ जब 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, तब तक इनको लगता था कि नहीं, एक जो मुस्लिम आतंकवाद है या जो जिहाद के नाम पे चल रहा है, वो केवल भारत पर इस्लामाबाद ही क्यों इस्लामाबाद और पाकिस्तान का ही जिक्र क्यों, कोई और इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं? मेरा इंटरेस्ट इसको भी जानने में है। क्योंकि वैसे जैसे कि नॉर्थ कोरिया परमाणु बम बना रहा है, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं मार रहा है उसको? ईरान क्यों बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ? इजराइल को बोल रहा है मैं ऐसा करूंगा, इसलिए वो भी उनके साथ कर रहे हैं। देखिए हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं अभी चैनल पे आपके, कि मतलब चीजों को अगर आप वहां पे लेके जा रहे हैं और आपके यहाँ से रूट हो रहा है, कहीं ओसामा बिन लादेन पकड़ा जा रहा है या कहीं वो पकड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक निगाह पहले आपके ऊपर रहेगी। तो यही कारण रहा है कि पूरे फ्रांस इसमें सबसे ज्यादा मुखर रहा है 2004 से। और यहाँ पर भी ये जो अजान की बात हुई डेनमार्क में 2020 में ही आ चुका था, लेकिन वो जरा सा विवाद का मुद्दा था, लेकिन अब वो ला रहे हैं पार्लियामेंट में अपने कि उसको लॉ ही बना दिया जाए। तो धर्म एक धारण करने की विषय है, और चाहे मेरा भी धर्म है, तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने मंदिर से इतना तेज आवाज में चिल्लाऊं कि रात के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, बेचारे अगर सो रहे हैं तो पूरी रात नींद न आए,
क्योंकि भजन अपने मन से आता है, और हमको जब एक कूल फील होता है तब सुनते हैं उसको, लेकिन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे धर्म भी, अगर आप इम्पोज करेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भी टूटेगा। तो ये चीज वहां नहीं पे तो भी फिर लागू होती इसके है। बाद ये प्रश्न, इसके बाद मेरा ये प्रश्न यूके देवनाथ सर से भी, क्योंकि देवनाथ सर आप इसी पर मुस्कुरा रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे ही दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस पर दिलचस्पी आपकी भी है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद क्यों, और भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, 51 देश है ना कुल, 51 में से और किसी देश का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या ये सीधे सीधे ये बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान इस सबसे त्रस्त है और डेनमार्क भी ये मान रहा है कि आतंक का पूरा पनागार है, धार्मिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक आईना दिखाकर, एक तस्वीर दिखाकर उसकी आड़ में कुछ और चल रहा है? रितु जी, इन्होंने इस्लामाबाद का नाम इसलिए लिया कि दुनिया भर में पाकिस्तान मुस्लिम्स जो हैं उनको धार्मिक कट्टरवादिता के लिए जाना जाता है। खासतौर से पाकिस्तान में जो सुन्नी संप्रदाय है उनका एक विशेष जोर होता है कि वह दिखाना चाहते हैं, खासतौर से जहां पर भी दुनिया में वो कहीं पर माइनॉरिटी होते हैं तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम अलग हैं। ऐसा शायद वो इसलिए करते हैं कि वो अपनी भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित करना चाहते हैं कि देखो हम दूसरों से थोड़ा अलग हैं और दूसरों से हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मैं बता दूं, जो हमारे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नियम, जैसे हिंदू मंदिरों के ऊपर नियम है कि वह जब पूजा पाठ की आवाज करते हैं तो वो आवाज जो है घर के बाहर या मंदिर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा ही एक नियम आशा करते हैं पाकिस्तान में मस्जिदों के लिए भी आएगा कि जब हमारे मुस्लिम भाई मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, अजान देते हैं, तो उसकी आवाज सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित रहेगी और मस्जिद के बाहर नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली, और यही तो सबसे ज्यादा इस वक्त अलार्मिंग क्वेश्चन भी है। राम श्रीवास्तव सर, क्या डेमोग्राफिक चेंज वहां पर इस तरीके से देखा गया जिसका नतीजा रहा कि इतना बड़ा इसे मुद्दा बनाना पड़ा कि ये मुद्दा बन गया है? डेमोग्राफिक चेंज वहां पर इस्लाम का क्या उस रेट पर बढ़ रहा है? देखिए, इस्लाम जो है अपने आप में एक धर्म है, अच्छा है और उसके फॉलोअर्स दुनिया में है, लेकिन उसमें जो कट्टरवादिता घुस गई है, जो अंधविश्वास घुस गया है, जो इस बात की चीज घुस गई है कि इस दुनिया में तो सिर्फ मुस्लिमों को रहने का अधिकार है, बाकी लोगों को मार डालो जिहाद हो जाएगा, 32 सूरें मिलेंगी ऊपर जाकर। अरे एक तो हूर यहाँ संभाल नहीं पाते हैं, 32 सूरों की बात करते हैं, उसको खाना नहीं खिला पाते हैं। अभी ये यूनाइटेड नेशंस का जो मानव अधिकार का जो एक रिपोर्ट आई है ताजा, उसमें 190 देशों में पाकिस्तान का मानव विकास सूचांक जो है 168वें स्थान पर आया है। वहां 30% से ज्यादा लोग अनपढ़ अंगूठा छाप हैं। और आज की स्थिति ये है कि महिलाओं का वहां जो उत्पीड़न विशेषकर ग्रामों में हो रहा है वो तो कभी अपन सोच भी नहीं सकते। किस तरह से कत्लेआम बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में हो रहा है। सीमांत गांधी की आत्मा रो रही होगी पाकिस्तान के निर्माण के बाद, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विरोध में थे, खान गफ्फार खान साहब। लेकिन आज की स्थिति जो है, जो वहां के डाउनटाउन है वो अपराधों के अड्डे बन गए हैं, आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं, और किसी को भी जिससे भी नाराजगी तो इन होती है अड्डों को क्रश करना चाहिए कि रिलीजियस तौर पर कोई प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए, रिलीजियस तौर पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? कट्टरवादी। उनकी अकल तो जो है घुटने में है, वो सोचते समझते तो है नहीं। उन्होंने कह दिया कि 72 रूहें मिलेंगी। अरे मरने के बाद शरीर कहाँ जाता है किसको पता है, लेकिन उनको मालूम है 72 रूहें मिलेंगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की बात नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उसको ऐड कर दिया शरीयत के कानून के नाम पर। देखना होगा डेनमार्क में इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है और क्या इससे बौखलाए हुए वो कट्टरपंथी कैसे रिएक्ट करते हैं। राम श्रीवास्तव सर, ये जरा समझाइएगा कि डेनमार्क की स्थिति है या सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यूरोप के तमाम वो देश जो है वो एक साथ इस फ्रंट पर काम करना चाहते हैं? नीदरलैंड्स हो या डेनमार्क के अलावा यूरोप की कंट्रीज हो, वो भी इस रूप में आगे बढ़ेंगे?
देखिए, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, पेरिस में तो इसका है ही विरोध, और बाकी के जितने भी देश हैं सभी इससे परेशान हैं। नॉइज लेवल वहाँ बहुत ज्यादा होता है इनसे, और दूसरा जो है डाउनटाउन में जो इन लोगों की बस्ती है, पाकिस्तानियों की विशेषकर, और अफ्रीका से आए हुए लोग, वहाँ पर जो है जिस तरह से मारकाट चल रही है, लूटपाट चल रही है, अनसेफ हो रहा है, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, इन सबसे लोग त्रस्त हो गए हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो अजान पर बंदिश लगाने का नियम किया है, हिजाब पर तो कई देशों में लगा ही चुके हैं। अब हिजाब, अपना चेहरा छुपाकर आगे चलने का किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां रहना है तो उस देश के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब 1970 के पहले भारत में भी कहीं किसी मस्जिद पर कोई लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, और जब लाउड स्पीकर सबसे पहले 1936 से सिंगापुर से चालू हुए, इसके बाद जो है अरेबिक कंट्रीज ने जब उनको अपनाया, तो जो इस्लामिक धर्मगुरु थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन धीरे 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 उसके अभ्यस्त हो गए। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से अजान का जो डेसिबल्स आ रहे हैं वो एक दायरे के भीतर ना रहते हुए वो नॉइज लेवल के पर आ रहे हैं, जिससे कि कई तरह की मानसिक बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अधिक समय तक अगर कोई नॉइज में रहेगा तो उसको मेंटल स्ट्रेस आती है, लोगों की नींद खराब होती है। तो निश्चित रूप से अगर वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो हमारे साथ और धर्म भी से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, मुझे जरा ये समझाएगा कि ये किस प्रकार का नेशनलिस्ट एक विचार है, या इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है? एकाएक तो नहीं हुआ होगा। रितु जी, देखिए, किसी भी देश में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो मेजोरिटी कम्युनिटी के वो लोग जो चाहते हैं कि देश मेजोरिटी कम्युनिटी की भावनाओं के अनुसार चलेगा। फिर उस देश में दूसरे लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं, जो चाहते हैं कि देश इस तरह से चलना चाहिए कि सभी कम्युनिटी के लोगों पर एक जैसा नियम कानून लागू हो, और नियम कानून संविधान में ही बनता है। तीसरी भी तरह के सोच के लोग होते हैं हर देश में। मेजोरिटी कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जहां वो ये सोचते हैं कि माइनॉरिटी कंपनीज जो कम्युनिटीज हैं उनको उनके धर्म के अनुसार से छोटी छोटी रियायतें दी जानी चाहिए। जैसे मैं हिंदुओं के बारे में ही बता देता हूँ। अगर आप विदेश में देखेंगे, काफी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि अगर हिंदू महिलाएं सिंदूर पहनती हैं तो उसको भी थोड़ा नीची निगाहों से देखा जाता है या हास्यास्पद माना जाता है। तो ऐसा तभी होता है जब मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां पर ऐसा सोच विचार रखती हो। तो आमतौर पे जितने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज हैं वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, चाहे कोई भी हो, अगर माइनॉरिटी हिंदूज भी हैं, उनको छोटी छोटी धार्मिक लिबर्टीज देती हैं। लेकिन इस तरह से धार्मिक लिबर्टी दी जाती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए, और आसपास के जो दूसरे धर्म के या दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो परेशान ना हो। तो इस तरह के तो नियमों को इसमें फिर ये प्रश्न आ जाएगा, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के पर्सपेक्टिव पे से देखें। डीके गुप्ता सर, ऐसा तो नहीं है कि जिसका ज़्यादा दमखम, जिसकी ज़्यादा संख्या, उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएं? इस्लाम वहाँ पर नहीं है अभी उस तरीके से, उस रेट पर, तो उसे दबा दिया जाए, ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्री है और जो अमेरिकन कंट्री, दे आर वेरी लॉजिकल। अगर आप धर्म को लॉजिक पे नहीं लेके जाएंगे तो आप कहीं न कहीं उसको बहुत ही अनकंट्रोल ढंग से स्प्रेड होता है वो। और वहां पे आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से, जब 2007 का जब इकोनॉमिकल जो रिस्ट्रेंट आया, उस समय पहली बार फील हुआ यूरोपियंस को कि नहीं, हमारे रोजगार को मारा जा रहा है। तब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया माइग्रेंट्स पर। और उस माइग्रेंट्स में दो धड़े हो गए। एक माइग्रेंट जो पढ़े लिखे होकर आके अपना उनकी कंपनियों को हेल्प कर रहे थे और उनका फिर भी उनका रोजगार छीना जा रहा था। एक दूसरे थे जो कि एज ए लेबर आ रहे हैं वहां पे, और किसी भी तरह से उनका जो उनके थ्रू जो पर्टिकुलर मुसलमान धर्म या और भी कोई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट धर्म के, उनको यूज करते थे कि तुम ज्यादा संख्या बढ़ाओ यहाँ पे। तो ये चीजें बहुत जल्दी भाप गए यूरोप के, अमेरिका के लोग। और अमेरिका में तो देखिए पूरी पॉलिटिक्स ही क्रिश्चियनिटी की इसमें चल रही है। यहाँ पे कि वहां प्रेसिडेंट के धर्म पत्नी जो उषा के लिए भी नहीं जाता था कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं, उन्होंने क्लियर किया है।
तो ये सारी चीजें वहां की गली गली में होती गई और उसका परिणाम जो है जनता के थ्रू नेताओं पर है। और नेताओं की वजह से आप देखिए तो आज इटली में, जर्मनी में, ब्रिटेन में तो पिछले 10 साल के अंदर 6 साल के अंदर 10वीं बार प्रधानमंत्री बदला गया है। इतनी पॉलिटिक्स वहां पे, और पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रू पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है इंग्लैंड के अंदर बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सेटअप। अब इसमें एक रीजन और एक लॉजिक और दिया जा सकता है। राम श्रीवास्तव सर, आई होप आप मेरे इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएं। जैसा कि कहा जाता है, कई रिपोर्ट्स ये दावा कर चुके हैं, कई ऐसे जो दावे हैं वो भी सामने आए जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक रिलीजन का उत्थान ना हो सकता है कि दूसरे के प्रेशर के पीछे की बड़ी वजह हो। ऐसा आप देख रहे हैं क्या, स्पेशली इन डेनमार्क? देखिए, डेनमार्क जैसा देश है, कोपेनहेगन में जा चुका हूँ, अच्छी तरह से वहाँ के लोगों को जानता हूँ। वो इतना एडवांस्ड है कि आज की तारीख में वहाँ करप्शन नाम की चीज ही नहीं है। दुनिया में उसका नंबर 1 आता है एक साफ सुथरे और विकसित देश के रूप में। तो वहाँ के लोगों का जो सोच है इन चीजों से ऊपर हटकर है। निश्चित रूप से विज्ञान की जो प्रगति हो रही है यूरोपियन देशों में, और जो मानवता के विकास में विश्वास करते हैं, उन देशों में जहाँ साक्षरता 100% है, उन देशों में जहाँ अंधविश्वास प्रैक्टिकली 0 है, और धर्म जो है उनके आचरण का एक हिस्सा रह गया है, शादी विवाह और दूसरे संस्कारों तक सीमित रह गया है। रहा सवाल ये इतवार के दिन अलबत्ता वहाँ चर्च में जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनका सामान्य आचरण रहता है। लेकिन ये बात देखी गई है कि जो अशिक्षित लोग होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, खासकर पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है, उन लोगों को पाल पोस कर और एक धार्मिक अंधता के उसमें इस तरह से धार्मिक गुलाम बनाकर उनको रखा गया है। उनके सोच और विचार जिस तरह से जा रहे हैं, उससे वहाँ अराजकता फैलने का खतरा है, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और जितने भी क्रिमिनल वहाँ पकड़े जा रहे हैं उनमें से 70% जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, वो इस्लामिक देश के होते हैं। और यही एक कारण है कि पश्चिम के देशों में इस्लामोफोबिया धीरे धीरे असर करता जा रहा है, और अब वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस्लाम में जो कट्टरपंथी हैं उनको आतंकवादी बन रहे हैं, वो उनको कैसे रोका जाए। और इसी के ऊपर आज जियो पॉलिटिक्स छिपी हुई है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी सुधरेगा नहीं, जैसे कहा जाता है। तो कट्टरवाद बनाम एक राष्ट्रवाद वाली जंग आप इसे नाम दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। जब तक वहां से शिक्षा नहीं फैलेगी, धार्मिक कट्टरता नहीं हटेगी, लोगों को वहां पर आज की तारीख में जानकर आश्चर्य होता है, गांवों में पाकिस्तान के 62% जो है साक्षरता नहीं है। वहां पर गरीबी की रेखा तो है ही, लेकिन अंगूठा छाप लोग ज्यादा आ रहे हैं। 12 साल की बच्चा जैसे ही हो गया उसकी शादी कर दी जाती है, और ना केवल वो शादी कर दी जाती है, उसको धंधे से लगा दिया जाता है। कौन सा धंधा? मैकेनिक का, मजदूरी का, और उससे परेशान होकर तस्त होकर वो क्या करते हैं? शिक्षा का अभाव उन्हें बेसिकली उनको मिलता है। यूके देवनाथ सर, जैसा कि गुप्ता सर बता रहे थे, वो दे रहे थे लॉजिक जिसमें उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि वहाँ के डेनमार्क के लोग, यूरोप के लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पर बिलीव करते हैं। अब उस लॉजिकल रीजनिंग का अगर मैं पूरा पैमाना देखूं तो क्या वो इस बात से इस पूरी स्थिति को तोल रहे होंगे कि इस्लामीकरण, इस्लाम धर्म अगर इस तरीके से देखें तो वो बंदिशों में बांधता है, बेड़ियों में कैद करता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो, महिलाएं से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हो? जहां तक इस्लामीकरण की बात है, यूरोप के देश जो हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कि ये कहा है कि एक धार्मिक समस्या नहीं है, एक सोशल सामाजिक समस्या है। तो इसका इलाज क्या है, इसका निदान क्या है? एक तो यूरोप के सब देशों में जितने भी माइनॉरिटीज हैं सबको अलग अलग जगह पर पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं दे रहे हैं। हायर एजुकेशन में उनको प्राय फ्री में स्कॉलरशिप दी जा रही है, ताकि उनकी अगली पीढ़ी जो है वो हायर एजुकेशन में आके पार्टिसिपेट करे। उस हिसाब से ही भविष्य में वो अपना जॉब, पंचर ठीक करने की दुकान की जगह पर वो हायर एजुकेशन करके गाड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां चलाएंगे। देखिए, एक और चीज जो देखनी पड़ेगी, सोशल फिनोमेना है। ये धार्मिक, किसी भी आप RW में चले जाइए, अगर वहाँ 100 घर हैं और अगर वहां पर 5 मुस्लिम घर बनाना चाहते हैं, RWS की बात कर रहा हूं, तो एक आंतरिक विरोध होता है।
ये दुनिया के सारे देशों में है, ये भारत में भी है। तो जब उनको नॉर्मल रिहायशी एरियाज में नॉर्मल आरडब्ल्यूएस में घर बनाने के लिए असुविधा होती है या प्लॉट खरीदने में असुविधा होती है, हाँ। तो क्या करते हैं ये लोग एक कोने में जाकर एक अपना इलाका बना लेते हैं, जो जाहिर बात है कि थोड़ा अनऑथराइज्ड होगा, थोड़ा ये दूर एक होगा। तरह से आप कह रहे हैं कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बांट करके ये बिहेवियरल चेंजेस जो है वो नोटिस हो रहे हैं। दैट्स वाई अभी डेनमार्क में ये कंडीशन बन गई है जहां सीधे सीधे इसको लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया। अजान की आवाज़, अजान की जो एक तरह से जो रीज़न दिया गया नॉइस पोल्यूशन का, उन तमाम पैमाने पर भी देखें तो अभी एक बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न उठ रहा है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं लोग। आप तीनों का ही बहरहाल बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।